हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से जो आपको प्रैक्टिस पेपर मिला हुआ है ना, तो हमने ये प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट किया हुआ है। आपको पता है कि हर साल डीओई आपको एक प्रैक्टिस पेपर देता है जो कि आपका प्री बोर्ड पैटर्न पे और बोर्ड पैटर्न पे ही बेस्ड होता है। और ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको करने के लिए, क्योंकि इसमें से अक्सर क्वेश्चन प्री बोर्ड में आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करा दिया था। वो पूरा चैनल पे अपलोड है, 5 के 5 क्वेश्चन, आप वहाँ से उन्हें कवर कर सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या है, कह रहा है ए क्यू या क्यू ए आप उसे बोल लो एंड पी बी आर परपेंडिकुलर ऑन ए बी। आप देख रहे हो जैसे कि यहाँ एक फिगर बनी हुई है ए बी, इस पर ये दोनों लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर है, मतलब ये दोनों यहाँ 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करें। ठीक है, अब कह रहा है कि जो ए ओ है वो 10 सेंटीमीटर है, जो बी ओ है वो 6 सेंटीमीटर है, और जो पी बी है वो 9 सेंटीमीटर है। तो आपको ए क्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम इसे? अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर दूं तो मैं इजीली फाइंड कर पाऊंगी। सिमिलर हम कर सकते हैं क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन है, तो इसमें सिमिलर करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप वैसे ही कह सकते हो कि जो आपके दो ट्रायंगल्स हैं यहाँ पर, एक तो आपका ट्रायंगल हो गया ए ओ क्यू, वो सिमिलर है ट्रायंगल बी ओ पी के एंगल से। एंगल क्राइटेरिया लग रहा है ना, कैसे? एक 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल जाएगा, है ना। अब जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियोज में लिख सकती हूँ। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा ए क्यू है वो अपॉन में होगा बी पी के, और जो ए ओ है अपॉन होगा बी ओ। अब ए क्यू तो मुझे नहीं पता, लेकिन बी पी मुझे 9 पता है, ए ओ मुझे 10 पता है, और बी ओ मुझे 6 पता है। मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ। तो मेरा यहाँ से ए क्यू निकल के आ जाएगा 90 अपॉन में 6, जिसे कट किया तो 15 सेंटीमीटर मेरा आंसर। क्लियर है ना? तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आते हैं क्वेश्चन 7 पे। क्वेश्चन 7 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। जैसे कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि ये पेपर आपको सॉल्व करके जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्री बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछ लेते हैं। उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर एक सीबीएसई की ही क्लास 10th के लिए ही स्पेशली सैम्पल पेपर की बुक लगा रखी है। ये स्टैंडर्ड वालों के लिए है ये बुक। ये भी बहुत अच्छी बुक है, इसमें आपको सैम्पल पेपर्स मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। ऑसवाल बाय गुरुकुल की हमारे पास बुक है, स्पेशली जो अभी 2025 में एग्जाम होने वाला है उसी पैटर्न पे बेस्ड है। एक बार मैं ये बुक आपको दिखा देती हूँ जल्दी से। इसमें आपको सैम्पल पेपर्स मिलने वाले हैं प्रैक्टिस करने के लिए। उसके साथ साथ एक प्लस पॉइंट इसके अंदर जो मिलेगा वो भी बताऊंगी, पर वो बिल्कुल एंड में बताऊंगी। अभी पहले हम ये समझते हैं क्या है इस बुक के अंदर। तो देखो, इसके अंदर आपको 6 पेपर्स हैं जो फुली सॉल्व है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत ईजिली इन 6 पेपर्स की। प्लस 4 पेपर्स आपके पास इसमें अनसॉल्व भी मिलेंगे, ताकि आप ये देख सको कि आपका वीक पॉइंट क्या है अगर आप खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो। अब बात आती है, जब हम ये इन्हें सॉल्व पेपर अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करेंगे तो कैसे चेक करेंगे? तो वो भी बहुत आसान है। ये क्यूआर कोड दे रखा है, आप इसे स्कैन करो तो जो अनसॉल्व पेपर आपने किए हुए हैं सॉल्व, उनके आंसर्स आप यहाँ पर ले सकते हो और चेक कर सकते हो आपकी मिस्टेक कहाँ का है। साथ के साथ इसमें जो बोर्ड का पेपर हुआ था 2024 में भी, लास्ट एग्जाम जो हुआ था, उसका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर पूरा दे रखा है। बहुत आसान लैंग्वेज में दे रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है कि मुश्किल है या दिक्कत हो रही है, कुछ भी ऐसा नहीं है। ये सॉल्व पेपर भी बहुत ईजी लैंग्वेज में, प्लस ब्लू प्रिंट भी आपको इसका दे रखा है। तो बहुत अच्छी बुक है, प्रैक्टिस कर लो। अगर आप ये 10 पेपर्स की प्रैक्टिस कर लोगे तो प्री बोर्ड और बोर्ड आसानी से दे सकते हो। पेपर का पैटर्न आपको अच्छे से पता चले। ठीक है, अब बात आती है कि बाय लिंक की, वो तो आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। दूसरी चीज़, इसका प्लस पॉइंट क्या है इस बुक का, इसमें आपको ये दे रखा है रैपिड रिवीजन। 7 डे प्लान दे रखा है कि किस तरीके से आप 7 दिन में अपना पूरे 10th क्लास का मैथ्स का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, और कौन से दिन पे आपको कौन से टॉपिक को मेन फोकस करना है, जिससे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से हो जाए। तो ये इसके अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ दे रखी है। इसके साथ साथ कंसेप्ट मास्टरी भी दे रखा है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको किस किस चैप्टर के बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि उन्हीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर इस बुक से रिलेटेड आपको कुछ और में इसे पूछना है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फाइल लिंक तो नीचे मिलेगी ही मिलेगी। क्लियर? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहे द वैल्यू ऑफ, आपको एक ये दे रखा है, इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 3.5 है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के? इस के की वैल्यू निकालनी है। आपको देख के पता चल रहा होगा कि टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। तो 4 माइनस सॉरी साइन स्क्वायर 45 अपॉन में कॉट के और 1060 है, इज इक्वल्स टू में आपको 3.5 दे रखा है। मैंने क्या किया, साइन 45 की वैल्यू पुट कर दी 1/√2 स्क्वायर, ऐसी है। यहाँ पर मैंने
कॉट के ही रहने दिया और 1060 की वैल्यू रख दी √3, क्योंकि के की वैल्यू मुझे नहीं पता है यहाँ। उसके बाद ये हो गया 4 - 1/2, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, तो दूसरी साइड पे ले जाओ, 3.5 के पास ले जाओ कॉट के को और √3 को। तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, 8 - 1/2, तो यहाँ आ जाएगा 3.5, इंटू में यहाँ आ जाएगा कॉट के, इंटू में यहाँ आ जाएगा √3, तो ये हो गया 7/2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3.5, इंटू में कॉट के ऐसी है और इंटू में √3 ऐसी है। तो 7/2 भी तो 3.5 ही होता है, डिवाइड करोगे तो यही तो आएगा। कॉट के ऐसी है और √3 ऐसी है, ये तो आपस में कट गए। √3 को इधर ले आई तो 1/√3 बन गया, यहाँ पर कॉट के आ गया। कॉट की टेबल में अगर आपको पता हो कि 1/√3 कब आता है, तो वो कॉट 60 पे आता है, तो मतलब के की वैल्यू यहाँ से 60 डिग्री निकल के आ गई। क्लियर, ये था आसान सा क्वेश्चन। आप चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ आपसे कह रहा है इफ़ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू m, आपको ये m की वैल्यू दे रखी है, एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू n, ये n की वैल्यू दे रखी है, देन a² प्लस b² की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। हम क्या करते हैं, पहले इसको यहाँ पर लिख लेते हैं एक बारी। आपको दे रखा है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल्स टू m, और एक आपको दे रखा है a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल्स टू n। मैंने इसे इक्वेशन 1 ले लिया, इसे इक्वेशन 2 ले लिया। अब इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 और 2। तो लेफ्ट साइड से ऐड होगी और राइट साइड से, तो a यहाँ पर आ जाएगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m² प्लस n²। अब इसमें और इसमें तो आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी के होल स्क्वायर की और a माइनस बी के होल स्क्वायर की, तो मैंने यहाँ लिख दिया a² प्लस b² प्लस 2ab। इसमें माइनस वाली लगाई, a² प्लस b² माइनस का 2ab इज इक्वल टू वाला ऐसे ही, इसमें कोई चेंज नहीं किया। तो देखो ये तो आपस में कट गए, मल्टीप्लाई में तो आप आगे पीछे भी लिख सकते हो ना। अब इन दोनों में से मैंने क्या किया, a² कॉमन लिया, तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा बचा, और इन दोनों में से मैंने b² कॉमन लिया, देन sin² थीटा प्लस cos² थीटा बचा, इज इक्वल्स टू m² प्लस n²। अब एक और आइडेंटिटी आपको पता है जो ट्रिग्नोमेट्री की होती है, वो क्या होती है, cos² थीटा प्लस sin² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये मिलके 1 हो गया, ये मिलके 1 हो गया, तो यहाँ से a² प्लस b² आ गया, m² प्लस n², और आपको यही वैल्यू यहाँ फाइंड करनी थी, ये वाली आ गई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, इन अ ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC। एक ट्राइंगल है आपके पास जिसका नाम है ABC, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा DE। कह रहा है अगर AD आपके पास 3 है और DB आपके पास 2 है और AE 2.7 है, तो मुझे EC बताओ क्या होगा। जब ये दो पैरेलल्स हैं तो मैं कह सकती हूँ कि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल होगा, सिमिलरिटी से एंगल्स ट्राइंगल के। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि AD अपॉन में DB जो है वो AE अपॉन में EC के बराबर होगा। ये 3/2 गिवन है, ये 2.7 गिवन है। यहाँ से मैंने अपनी EC फाइंड की, 2.7 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, पॉइंट हटाया 30, 3 से कट कर दिया इसको 2 से काटा, 9/5, इसका मतलब 1.8 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कंसिडर द ट्राइंगल्स बिलो। दो ट्राइंगल आपको दे रखे हैं, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। सबसे पहली बात आप देख रहे हो ये दोनों साइड्स इक्वल है,
तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि आपको पता है कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये थ्योरम है। तो ये भी 40 होगा। तो फिर ये वाला मेरा 100 निकल जाएगा। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा के, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल 180 होता है ना, तो ये 100 आ गया। अब ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, है ना। और ये वाला एंगल होगा 100 फिर। अब कह रहे हैं, अब ऑप्शंस देखो। फॉर ट्राइंगल टू बी सिमिलर द मेजर ऑफ एंगल ए 40। अगर इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है तो एंगल ए 40 होगा? नहीं, 40 ये वाले होंगे, 40 कि ये इक्वल होंगे ना, एंगल ए तो 100 होगा, तो ये तो गलत ही है। फॉर ट्राइंगल टू बी सिमिलर द मेजर ऑफ एंगल ए 100, हाँ ये सही है, एंगल ए 100 होना चाहिए। ठीक है, कह रहा है ट्राइंगल्स आर सिमिलर एज कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:2। कह रहा है ट्राइंगल्स तो सिमिलर है क्योंकि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो 1:2 है। तो खाली साइड्स के बेसिस पे मैं ट्राइंगल्स को सिमिलर नहीं प्रूव कर सकती ना, मुझे एंगल भी तो देखना पड़ेगा। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ये सही है। ट्राइंगल्स आर सिमिलर एज ऑल द आइसोसेलेस ट्राइंगल आर सिमिलर। कह रहा है ये दोनों ट्राइंगल तो सिमिलर ही है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है हर आइसोसेलेस ट्राइंगल सिमिलर हो। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर बी है आपके पास। यही एक स्टेटमेंट करेक्ट थी। क्लियर? तो आज क्वेश्चन 10 तक हो गया। 5 क्वेश्चंस दोबारा आज की क्लास में कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में आगे के 5 क्वेश्चंस करेंगे। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना। पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू।